आपके जज्बे को, आपकी देश के लिए जो मातृभक्ति है उसके लिए सबको प्रणाम करता हूं। तमाम सारे लोग जो आज यहां मौजूद हैं, यकीनन आज सारी मार्केट यहां पे क्लोज, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहां पे मौजूद हैं, आए हुए हैं। उन सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। मुझे मालूम है पिछले 3 दिन से जो कुछ देश में घट रहा है, जो कुछ बातचीत चल रही है, हम सारे लोग बोलना चाहते हैं, हम सारे लोग कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, हमारे अंदर भी बात है, हम भी कुछ बोलना चाहते हैं। मैं खुद 2 दिन स्टूडियो में रहा, वहां से बात की, वहां से मिलता रहा, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो तमाम सारे लोगों को जब जोड़ना होता है तो कुछ मुझे लगता है कि स्टूडियो जाना पड़ता है। इस लिहाज से मैंने स्टूडियो में शो किया। लेकिन आज एक बार फिर से मैं आपके बीच में वो तमाम सारे लोग, जो तमाम शहरी, वो तमाम सारे लोग जो यहाँ पे शो में आते हैं या पहली बार शो में आ रहे हैं, उन सब के लिए एक बार फिर से मौका बातचीत का, और वो जो कुछ घटनाएं घटी हम सब लोगों ने देश में देखा, उसके बारे में हम बोलना चाहेंगे, जरूर बोलना चाहेंगे। मेहमान हमने जरूर बुलाए हैं आज, और वो जो मेहमान हैं उनसे मैं तारुफ भी करा दूंगा। लंबा पैनल है। अनिरुद्ध प्रताप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बीजेपी से हैं, आप सारे लोग भली भांति परिचित हैं इनसे, थैंक यू सो मच। अंश वत्स जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंश जी। राघवेंद्र दुबे जी, समाजवादी पार्टी से, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फैज खान साहब, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से, बहुत बहुत शुक्रिया। तहसीन मुनव्वर जी, हमारे उर्दू के पत्रकार हैं और लंबे समय हमने इनके साथ काम भी किया है, और जाने माने ये ज्योतिषी भी हैं, हाँ जी ज्योतिषी भी हैं, और बहुत अच्छा तहसीन मुनव्वर साहब जानते हैं। तो वो आज हमारे साथ मौजूद हैं, और कल तो इन्होंने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को, और जब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे हम सारे लोगों ने सुने इनकी बात। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन भाई, थैंक यू सो मच। हमारे साथ तमाम वो सारे लोग मौजूद हैं। उपाध्याय जी, ऑटो वाले, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नीति शर्मा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मोहम्मद सलाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तमाम सारे लोग हैं। बातचीत के बाबूजी कहाँ थे, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम तो गाजियाबाद में रहते हैं सर, यही कनॉट प्लेस से आ रहे हैं। कनॉट प्लेस में आए हैं, गाजियाबाद में रहते हैं। कुछ बोलेंगे या थोड़ी देर बाद बोलेंगे? लेकिन एक बात जो मैं आपको बताऊं, जहां से बात मैं शुरू कर रहा हूं, वो ये कि मैंने लगातार ये बात कही, और ये बात बिल्कुल सच है कि हम सारे लोग एक हैं, हमारे इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं। हम कौन है, कहां से आए हैं, क्या है, सब लोग इस पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं। हम सारे लोग एक साथ एक जगह खड़े हैं, ये ज्यादा बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ना जी? बहुत बड़ी। हम सारे लोग एक साथ, इसमें कोई भेद नहीं है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन क्या है। ना 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 सर, इसमें गफलत मत करिएगा, वरना इसमें गफलत की और आपका जो सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा विरोधी, उसकी चाल जो है कामयाब हुई। बिल्कुल, इसमें तो कोई गफलत है ही नहीं कहीं। हाँ जी पाजी, हम सब एक हैं। हाँ पाजी, इसमें कहीं कोई शको शुबा नहीं है। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह बात मान ली कि 3 दशक तक, यानी 30 साल उसने यही आतंकवाद को पोषण, उसे बोला, ये बात मानी कि उसने 30 साल तक इस आतंकवादियों की फंडिंग करी। बाजी, आज सबने सुना इस बात को, 30 साल। और उसने कहा कि न सिर्फ भारत बल्कि ब्रिटेन और पश्चिम के देशों के खिलाफ वो आतंकवाद को पनाह देता रहा, ये बात फंडिंग करता रहा। बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करें। मुनव्वर भाई, मैं आज आपसे ही शुरू करूंगा। और जिस तरह की ये बातचीत है, जिस तरह की ये आज का जो माहौल है, जिसमें आम शहरी जो बहुत बहुत दुखी भी है, गुस्से में भी है और दुखी भी है। हमारी परीक्षा मत लीजिए, मैं ये बार बार कह रहा हूं, मेरी परीक्षा मत लीजिए। आप बार बार आप बाज नहीं आते, मैं ये बात इशारा पाकिस्तान को, मैंने कल कहा कि आप बाज नहीं आते, बैठ जाइए बाबूजी, आराम से बैठिए, आप बाज नहीं आते। वो कह रहे हैं कि आप बाज नहीं आते। मैंने कहा मैंने क्या किया, ये मुझे बताया जाए ना। आप बाज नहीं आ रहे हैं, आप आतंकी भेजते हैं, आतंकियों की ट्रेनिंग देते हैं, फंडिंग देते हैं और इस देश में अनरेस्ट लाते हैं। ये बात है, हम यहां से शुरू करें। मुनव्वर जनाब। देखिए प्रतीक जी, मैं कल भी यही बात कह रहा था जब पाकिस्तान के गेस्ट वहां पर बैठे हुए थे हमारे साथ। इस मुल्क के मुसलमानों का अगर कोई बहुत बड़ा दुश्मन है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने हमेशा वो काम किया है जिससे इस मुल्क के मुसलमानों को परेशानी हुई है, तकलीफ हुई है, दुख हुआ है, दर्द पहुंचा है।
उसने एक तो जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के दो टुकड़े हुए, उसने पाकिस्तान ने मुसलमानों को बांट दिया, कुछ रिश्तेदार इधर चले गए, कुछ रिश्तेदार उधर चले गए, और उसके बाद भी पाकिस्तान लगातार साजिशें करता रहा। और ये जो उसने पहलगाम में किया, ये जो है उसके कफन में आखिरी कील उसने अपने कफन में घोंपी है। और यकीनी तौर पर इसके बाद पाकिस्तान की बर्बादी की जो दास्तान है वो रकम होगी। उसने चाहा वहां पे हिंदू मुसलमान करने की, जिस तरह नाम पूछ पूछ के उसने हिंदू हमारे भाइयों को मारा है, उसने ये चाहा कि इस मुल्क में जो है हिंदू मुसलमान हो और तमाम हिंदुस्तानी आपस में बढ़ जाए। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिस अल्लामा इकबाल को वो अपना फिलॉसफर समझता है, अपने साथ अपने लिए आगे बढ़ाता है, वही अल्लामा इकबाल कह के गए हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्ता हमारा, ये अल्लामा इकबाल कह के गए हैं। और यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। जी बेशक बेशक बेशक, मैं यही कह रहा था। कोई भी संजीदा इंसान होता है, कोई भी शख्स होता है जो इस बात के लिए सोचता है, कहता है कि आखिर ये परीक्षाएं, ये परेशानी का सबब आखिर क्यों, कब तक। जी जनाब, कहां से आना हुआ आपका? सर मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ। अरुणाचल प्रदेश से। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम संदीप है सर। संदीप जी, क्या काम करते हैं साहब? सर मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन। दिल्ली आते रहते हैं? जी सर। जी बताइए। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे लोग, ठीक है, हमारे लोग जो आतंकवादी जो मतलब वहाँ जो अटैक हुआ उसमें जो रेकी करने वाले लोग थे ना, वो हमारे इंडिया के ही लोग थे। तो इस पे मुनव्वर जी क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इसमें बिल्कुल साहब है। मुनव्वर जी क्या कहने चाहेंगे? हम ही कह देते हैं। मुनव्वर जो हम कहेंगे वही मुनव्वर जी भी कहेंगे, और जो आप कहेंगे, आपका नाम भूल गया मैं, संदीप जी, जो मैं कहूंगा वही संदीप जी भी कहेंगे, मुनव्वर जी भी वही कहेंगे, यकीनन वही कहेंगे कि जो भी है, जहां भी है, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि तुम दुनिया के या पृथ्वी के किसी भी कोने में चले जाओ, खदेड़ के मारूंगा, बस यही है। चाहिए मुनव्वर जी कह दीजिए, तसल्ली कुछ लोगों को मिल जाए। आप भी यही कहेंगे या कुछ और कहेंगे? देखिए, जब तक रावण को भी जो है मारने वाला उसके अपने घर का ही आदमी था, हमारे अंदर कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जिनकी वजह से वो लोग आए। मैंने अपने लेख में भी लिखा है कि जब तक उनको लोकल लेवल पर कोई सपोर्ट नहीं मिली होगी तब तक वो ये काम नहीं कर सकते हैं। और यकीनी तौर पर सरकार जो है हमारी कैपेबल है, पूरा मुल्क उनके साथ है, विपक्ष उनके साथ है, पूरा देश सरकार के साथ है। सरकार यकीनी तौर पर जो इसके जिम्मेदार होंगे उनको खदेड़ के मारेगी, जैसे प्रतीक जी कह रहे हैं, जैसे मोदी जी ने कहा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, और उसको मैं, संदीप जी मेरी आंखों में आंखें देखते रहिएगा। आज मैं आई लव यू नहीं बोलूंगा क्योंकि मौका नहीं है, आज दस्तूर भी नहीं है, आज नहीं बोलूंगा। दरअसल मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि परीक्षाएं जितनी हमारी हैं उतनी परीक्षाएं आपकी भी हैं, उतनी मुनव्वर भाई की भी हैं। सबकी परीक्षाएं हैं, बराबर बराबर से हैं, सबको गुजरना है, उससे सबको गुजरना है, कोई ज्यादा कोई कम वाली बात नहीं है। हम एक मुल्क की तरह, जिसपे तस्दीक की थी आपने, जिस पे सर हिलाया था, वो बड़ी बात है। आप मेरे अरुणाचल के प्रांत में रहते हैं, बॉर्डर स्टेट पे रहते हैं, और मुझे बड़ा फक्र है इस बात का। आप बिल्कुल एकदम पूर्वी छोर पे रहते हैं कि हम जहां खड़े हैं, जिस जमीन पे खड़े हैं, और जो जमीन छोड़ के जाएंगे, इनके लिए वो मजबूती के साथ और बड़ी साख के साथ बनी रहे, बस ये है। जी उपाध्याय जी, मैं आया बीजेपी कांग्रेस के पास। मैं अभी भाई साहब ने जो कहा, मजहब आपस में बैर करना नहीं सिखाता, मैं ये मानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि धर्म तो विश्व का कल्याण ही कहता है, विश्व का कल्याण हो। ये मजहब ही है जो आपस में बैर रखना सुनाता है। आप देखिए, जहां भी लड़ाई हो रही है सिर्फ मजहब के नाम पर लड़ाई हो रही है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा लड़ाई, मैं देश प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, लड़ाई हर लड़ाई का, किसी भी बात का लड़ाई ही सिचुएशन नहीं है। आप राजनयिक तरीके से मारिए उसको, लड़ाई के और भी तरीके हैं। क्या बात है भैया, आज तो तुमने 100 में 100 नंबर ले लिए मेरे। यहां जरा क्या बात कह दिया तूने, कहा कि लड़ाई युद्ध समाधान नहीं, क्योंकि युद्ध में अगर हम फंसेंगे तो हम पीछे हो जाएंगे, हमें पता है। और पाकिस्तान आए दिन हमें जो उसका रहा है वो चाहता यही है कि हम युद्ध में फंसे। तो करना क्या चाहिए? हमें राजनयिक तरीके से लड़ाई का, मैं पूरे विश्व के जितने भी इस्लामिक राष्ट्र हैं मैं कहना चाहता हूं, काटो पाकिस्तान को, अलग थलग करो ना।
क्यों नहीं अलग कर रहे हो? आपको अलग करना पड़ेगा। जब वहां का नेता, वहां का मंत्री कह रहा है कि मैं 30 साल से आतंकवाद को पाल रहा हूं, उसमें मुलविस हूं, वो मुलविस हूं, शामिल हूं, तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों को, तमाम इस्लामिक राष्ट्र को कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को काट के अलग ऑटो चलाते हैं, बोले कि युद्ध नहीं तरीका, युद्ध के कई तरीके हैं और इसमें गुमान ना रखिएगा। कहां संदीप भाई अरुणाचल प्रदेश वाले? हाँ भैया, देखते ना, नजर मिलाए रहना। आज आई लव यू नहीं कहूंगा मैं। हाँ मैं आ रहा हूं। युद्ध के कई तरीके हैं और एक तरीका यह भी है कि तुमको अलग थलग करके तुम्हारे घर में ही तुमसे कोई बात करने वाला ना रह जाए, ये स्थिति पैदा कर दें। और यही है उसमें एक तरीका यह भी है कि पानी का बात कही, जो सिंधु नदी, उनके पश्चिम और पूर्वी दो हैं हिस्से, तो पूर्वी में 3 नदियां आती हैं, पश्चिम में 3 नदियां आती हैं, लेकिन जो पश्चिम वाला हिस्सा जो पाकिस्तान में जाता है उसमें ज्यादा पानी है, वो ज्यादा पानी। हाँ जी, 70% वो लेते हैं, 30% हमको मिलता है, लेकिन वो बात है। लेकिन आज आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं बिल्कुल आपकी बात को तस्दीक करता हूं जी। मैं आ रहा हूं, नीति आ रहा हूं, कांग्रेस जनाब। देखिए, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि आज यहां पे मैं पक्ष की बात नहीं करना चाहता हूं, मैं ना ही विपक्ष की बात करना चाहता हूं, क्योंकि आज हम सब लोग एक मंच पर खड़े होके, एक जगह पे खड़े होके हम सब लोग ये कहना चाहते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी ने और तमाम विपक्षी दल के नेताओं ने कल ये कहा है, जब सर्वदलीय बैठक हुई थी उसके बाद भी कहा कि जब बात आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई की आती है, उस समय पे सरकार जो भी कदम उठाना चाहती है, हम सब लोग सरकार के साथ खड़े हैं। हमारे नेता ने कहा है, कल हमने अपना CWC के जो प्रस्ताव था उसको पारित किया, उसमें हमने सबसे पहले शोक प्रस्ताव को पारित किया और दूसरी बात हमने यही कही है कि सरकार कड़े से कड़े कदम उठाए, लेकिन ऐसा कदम उठाए कि अगली बार पाकिस्तान कभी भी भारत पे हमला करने की ना सोचे, पाकिस्तान के मुंह से आतंकवाद का शब्द ना निकले, ऐसा कड़ा प्रहार आप सरकार करिए। आपको विपक्ष की सहायता की जरूरत है तो विपक्ष आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है, लेकिन जो बैठक में हमने सवाल पूछे हैं वो भी पूछे जाएंगे। नहीं, आप पूछे, बिल्कुल पूछे, आप बिल्कुल पूछे, सवाल पूछे जी, बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए, मैंने पूछने दो। हाँ जी, जो सवाल हमने पूछे वो बैठक में पूछे, क्योंकि वो फोरम है। हाँ, लेकिन जब यहाँ बाहर आ रहे हैं, हम सब लोग एक मंच पे खड़े होकर बात कहते हैं ताकि पाकिस्तान अपने मंसूबे में जो है सक्षम ना हो पाए, वो जीत ना पाए, और जो हम लोगों को बांटना वो चाहता था, धन के नाम पे, जाति के नाम पे, राजनीति के नाम पे हम बट ना पाए, वो बटने नहीं हम देंगे उनको। मैं बिल्कुल आज आपकी बात से सहमत हूं। कांग्रेस के ये प्रवक्ता कह रहे हैं जो सवाल हमें पूछ रहे हैं वो सवाल हम पूछेंगे, हम वहां फोरम में पूछेंगे, लेकिन हम बटे हुए नजर नहीं आने चाहिए। बिल्कुल बाबूजी बहुत गंभीर चिंतन में है, वास्तव में सोचने का विषय है, यकीनन सोचने का विषय है। कहां से आ रहे हैं? मैं तो फरीदाबाद से हूँ। फरीदाबाद से। कैसे आज? बस ऐसे आया था ऑफिस से। कुछ कहना चाहते हैं घटनाओं पे या मौन रखना चाहते हैं और खड़े रहना चाहते हैं? दुख निश्चित तौर से तो शब्दों में बयान नहीं किया जा नहीं सकता। किया जा जितना भी हम सब इंडियन को 144 को एज सोल्जर्स हम खड़ा होना चाहिए गवर्नमेंट के साथ, और इस घड़ी में जितना भी गवर्नमेंट करती है उसके साथ रहना चाहिए। किसी भी बहुत कम लोग मैं कभी कभी इतनी सधी हुई प्रतिक्रिया आती है जनता के पास से, मुझे लगता है कि कितना संतुलन बना के बोलते हैं, और कितना संतुलन है। ये दुनिया में सबसे कठिन काम है संतुलन। कितना संतुलन। बोले हम एक सिटीजन हैं, हमसे आप क्या तवक्को रखते हैं, आप हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं? ये कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। हम 144 सैनिक हैं, 144 करोड़ सैनिक बोला आपने, और हम खड़े हैं डिसीजन के साथ। और जो मुझे मालूम है मेरा प्रधानमंत्री हमसे कह रहा है और ये आश्वासन दे रहा है कि घुस के मारेंगे, पूरी दुनिया में जहां भी होगे, खदेड़ शब्द बोला जा रहा है, खदेड़ कर मारेंगे। खदेड़ना वो होता है कि तुम भागो, भागो जितना भाग सकते हो, और तुम्हारे घर में तुम्हें घुसेड़ के मार देंगे, है ना जी? कहां से आना हुआ? नमस्ते जी, हम सुल्तानपुरी से आए हैं। जी जी, कुछ कहना चाहती हैं? ठीक है, बहुत अच्छी बात है जी। नीति जी बोलिए। जी मैं आ गया। खदेड़ने का एक अर्थ और भी होता है। हाँ जी, साथ में पाताल में भी घुस जाएंगे ना तो खींच के निकालेंगे। हाँ हाँ हाँ। जय हिंद, वंदे मातरम, नमो वत्सले मातृभूमि। मेरे भाइयों का जो खून बहा है वहां पे पुलवामा में, और उसके बाद जो 140 पहलगाम में जी, पुलवामा में भी बहा था जी, उरी में भी बहा था जी, उसके बाद जो हमारा खून उबल रहा है, ये उबाल शांत नहीं होना चाहिए। भीष्म पितामह ने उस समय क्रोध नहीं किया तो द्रौपदी का चीरहरण हो गया, लेकिन जटायु ने युद्ध किया तो राम की गोदी में उसने प्राण त्यागे।
सही समय पे क्रोध करना आवश्यक है। आज संधि खत्म, हमारा सबका सब्र खत्म। देश के अंदर, देश के बाहर जितने दुश्मन हैं, वो उनकी औकात, उनका पूरा वजूद खत्म। ना खून बहेगा और ना पानी बहेगा। खून और पानी अब एक साथ नहीं बहेगा। आप बोल रहे हैं युद्ध, हाँ जी, युद्ध हो रहा है प्रतीक जी। हाँ जी। ये डिप्लोमेटिक युद्ध की ये कूटनीति है कि हमने संधि उनके साथ खत्म करी। ये कूटनीति है कि हमने अपने डिप्लोमेट वापस बुलाए। ये कूटनीति है कि यहाँ से वीजा नहीं मिलेगा। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है पॉलिटिकल लेवल पे। जो विश्व आज भारत के साथ खड़ा है, 10 दिन में उरी का जवाब दिया था सर्जिकल स्ट्राइक से, 11 दिन में पुलवामा का अटैक दिया था एयर स्ट्राइक से। अब सिर्फ काउंटडाउन चल रहा है कि कब इसका राइट नीति। बीजेपी, प्रतीक जी, एक बड़ी दुर्घटना हुई, दुखद घटना है ये। और एक सबसे बड़ी बात है कि ये 2025 का भारत है, मोदी जी का भारत है। भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बात कही है कि घर में कहीं भी होंगे, पाताल की चाहे दुनिया के उस छोर में होंगे, निकाल के पकड़ के मारेंगे। एक बात तो बिल्कुल साफ है और नियत बहुत स्पष्ट है कि उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये रामकृष्ण की धरती है, जो आवश्यक होगा वो कदम उठाया जाएगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि जब विपक्ष के कुछ प्रवक्तागण कई टीवी चैनलों को देखता हूं और कुछ बोल जाते हैं और पाकिस्तानी मीडिया और तमाम लोग उसके भारत के विरुद्ध में उसका यूज करते हैं। अल्लामा इकबाल की शायरी को लोग कोट कर देते हैं, लेकिन अगली लाइन लोग कोट करना भूल जाते हैं। तो मैं आज वो विषय नहीं कि उनकी अगली लाइन क्या है, मैं वो आज विषय पे नहीं उठूंगा। लेकिन यह भी दुखद बात होती है कि वक्फ बोर्ड का जब चर्चा होता है तो देवबंद जैसी संस्थाएं खुल के बोलती हैं, लेकिन आज सब पता नहीं क्यों चुप बैठे हैं। कोई नहीं बोल पा रहा है किस तरीके से धर्म का, हिंदू धर्म का पूछ के, कलमा पूछ के, खतना देख के लोगों को मारा गया, लेकिन क्यों चुप हो जाते हैं। बड़ा वेदना होती मन में। और उसके बाद तमाम बातें जब की जाती हैं, हमारे भाई बैठे फैज खान जी बड़े अच्छे इंटेलेक्चुअल हैं, ये पोल खोलेंगे कि देवबंद के लोग या बरेलवी के लोग जो हैं, जब वक्त की बात होती थी चिल्लाते हैं तमाम, लेकिन एक आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा, एक वर्ड नहीं सुना होगा कि उन्होंने कुछ बोला होगा। तो जाहिर सी बात है ये संवेदना भी हमें रखनी है और उनको उसी ढंग से जवाब देना है, क्योंकि कुत्ते की पूंछ है वो, पाकिस्तान कुत्ते की पूंछ है। उसको आप ये चाहेंगे कि हमें इस तरह उनको हर दरवाजे पर उनको पटक के मारना है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल क्लास होगा, चाहे इकोनॉमिक क्लास होगा, चाहे पॉलिटिकल क्लास होगा, चाहे युद्ध के मैदान में होगा, उनको उसी ढंग से जवाब दिया जाएगा। जिस लायक जैसे कुत्ते की पूंछ होता है ना, उसको पहले डांटा जाता, भगाया जाता। जैसे रावण था, उसको अंगद को भेज के समझाया, राम जी ने नहीं माना, फिर उसके परिवार के लोगों को भेजा, भैया मान जाओ, नहीं माना, अंत में पटक के उसको वहीं पे तोड़ा गया, उसके समझ में फिर आ गया। राइट। जब आपने 3 बार बोला ना कुत्ता कुत्ता और कुत्ता, तो मुझे याद आ गया कल वाली बाइट याद आ गई, और बड़ी अच्छी बाइट दी ओवैसी जी ने। ओवैसी जी ने बोला, पूरी बाइट तो हम दिखा ना पाए क्योंकि लेकिन तंज ही समझिएगा मेरी हंसी को। बोला उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से, ओवैसी जी ने कल बोला कि कुत्ते शब्द का इस्तेमाल किया और बहुत दूर तक किया। जी, मैं मुनव्वर को जोड़े में आप बोल दिए। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, मेरे भाई बोल रहे थे, बस मैं क्योंकि किसी को सपोर्ट नहीं करना, पत्रकार हूं, तो इनकी इत्तला के लिए बस इतना बता दूं कि आज जामा मस्जिद से भी जो है अहमद बुखारी ने ऐलान किया, भोपाल में लोगों ने काली पट्टी बांध के एहतजाज किया, जमतुल्लाह हिंद में ने किया, देवबंद से जो है वहाँ के वीसी का भी कल बयान आया था। सभी लोग, पूरा देश, पूरे देश के मुसलमान, हिंदू, इस वक्त जो है इस तरीके से नहीं सोचा जा रहा है, क्योंकि ये जो है इस तरह का हमला है, इसमें इस देश को एक होना होगा। और मुझे लग रहा है कि चारों तरफ से जो इसकी मुखालफत हो रही है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब लोग जो है देश के साथ खड़े हैं और सबको देश के साथ खड़ा होना भी चाहिए। जी, देखिए, देश में पूरे में गम भी है, गुस्सा भी है। सब चाहते हैं कि जिन्होंने इस तरीके से घृणितकार किया है और जो हिंदू मुस्लिम में लड़ाने का काम किया है, उन पर निश्चित रूप से कठिन प्रहार हो, क्योंकि बहुत हो गई, नीतियां बहुत हो गई, बहुत सारी बात। क्यों नहीं बोल पर जिन्होंने क्यों कहा, ये जिन्होंने क्या होता है? पाकिस्तान ने भाई, सबसे बड़ी बात है मानसिक विकलांग इतने लोग हैं। अभी कह रहे थे 2025 का भारत है। अरे भाई, पहले भी भारत था जिसने भारत और बांग्लादेश को अलग करने का काम किया। पहले क्या सेना कमजोर थी? क्या देश कमजोर था? क्यों कहते हो 2025 का भारत है? पहले भी भारत था, 1965 का भारत था, जब संख्या। पहला भारत कैसा था हम बताते हैं। याकूब मेमन की फांसी में यही समाजवादी लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगाते थे।
मैं फिर से तुमसे बराए मेहरबानी गुजारिश है कि कहाँ टर्न मत लो, उधर मत जाओ। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बात ना कही जाए, साफगोई के साथ कही जाए, लेकिन मैं तुमको एक बात बहुत नरमी के साथ कह रहा हूं कि थोड़ा सा पानी पीते रहो। जी मैं आ रहा हूं। ये टर्न इनका है समाजवादी का। जी राजनीति। हाँ जवाब दो भैया। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, और अच्छे बनने की कोशिश करो। जी बहुत समय आएंगे आरोप प्रत्यारोप लगाने के, हम भी लगा सकते हैं, लेकिन तो इन्होंने ही किया था वो। हाँ ठीक है। अरे उन्होंने कहा 2025 का भारत, उन्हीं से बात मैं कह रहा हूँ कि कुछ विपक्षी प्रवक्ता, हम उससे बात नहीं करना चाह रहे थे। आप बिल्कुल राजनीतिक गिद्ध में तो बिल्कुल नहीं बनिए। हमारे यहाँ के 28 लोग मरे हैं, उनकी जान गई है। आपको गुस्सा होना चाहिए, गम होना चाहिए। अगर आपको दुख है तो आप इस तरीके के भाषा नहीं बोलेंगे। आपको अगर दुख है तो आप राजनीतिक रैली नहीं करेंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं ये वक्त है एकजुट होने का, और एक साथ होने करके इन लोगों को जवाब देने का समय आ गया है। जहां आप केवल बात नहीं करेंगे, केवल डायलॉग नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को जहां भी हो सके खदेड़ के दुनिया में कहीं भी भागे, उनको पकड़ के उनको वो सबक सिखाना चाहिए कि दोबारा चाहे पाकिस्तान हो या उसके पाले हुए पालतू आतंकवादी हो, दोबारा इस तरीके की हिमाकत न कर। राइट। अब मैं नाम जानना चाहता हूं आपका। प्रवेश आर्य है। प्रवेश जी कहाँ से आना हुआ? पश्चिम बंगाल से हूँ, रहने वाला दिल्ली का ही हूँ मैं। अच्छा, अभी पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से आए तो भालो तो? हाँ भालो आज। हाँ जा तो बोले। बेंगोली नहीं हूँ मैं, यही दिल्ली। तो बांग्ला सीखी नहीं आपने? किचु जानी, एक जानी, कुछ नहीं। आप तो मुझसे भी कम जानते हैं। एक टू। हाँ तो बोलिए। अच्छा, मेरा कहना है कि जैसे मोदी जी ने कहा है कि धरती के किसी भी टुकड़े पे बैठे हों, किसी भी कोने में बैठे हों, उनको ढूंढ के मारेंगे। और ये पूरी जनता को पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी ऐसा करके दिखाएंगे, क्योंकि पहले करके दिखा चुके हैं। और ये पूरी जनता जो हमारा, आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, संतुलन बना के रखी हुई है, वास्तव में हमारे देश की जनता पूरी संतुलित है। इस बात का कोई दोहराई नहीं कि कितना भी बड़ी जो समस्या आई है देश पे, सारी जनता एक साथ खड़ी हुई है और मोदी जी ने सबको एक साथ जोड़ लिया है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो भी है, सबको एक साथ मोदी जी ने जोड़ा है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि मोदी जी की है। ये चीज समझना और ये चीज लाना ये आसान चीज नहीं है। ये बहुत मुश्किल काम है। ये बहुत मुश्किल काम है यकीनन, कि किसी को, सारी भावधाराओं को, अलग अलग है, विभिन्न लोग हैं, और एक साथ जोड़ के लाके खड़ा कर दें एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पे। और ये भी तय भी होता है इस देश में भी, इससे भी आ रहा हूं अरुणाचल, ये इससे भी तय होता है कि हम कहां पे खड़े हैं, कैसे खड़े हैं, और किस तरह की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, कि हम देश हमारा सर्वोपरि है। इसलिए एक भारत दिखता है, इसलिए एक भारत दिखता। जी खाने को नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, पाकिस्तान की यही हालत है। वो पाकिस्तान जो बिरयानी और टमाटर के लिए तरस रहा है, वो पाकिस्तान जिसकी जीडीपी 2.2% लास्ट ईयर रही है, वो पाकिस्तान जिसके 2/3 बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, वो पाकिस्तान आज भारत को आंख दिखा रहा और गीदड़ भपकी दे रहा है। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान को अपनी औकात, अपनी स्थिति देख करके कर लेनी चाहिए। इसके साथ राजनीतिक अनुभव जो भारत पाकिस्तान का रहा है, उस आधार पे कुछ बातें कहूंगी। एक कि अभी बयान आने भी लगे कि सिंधु जल समझौता जो सस्पेंड किया गया, उस पे आंसू बहने लगे। तो क्या ये लोग न्यायालय जाकर के मानवाधिकार का वो जो विक्टिम कार्ड है वो तो नहीं खेलेंगे? क्या कवर फायर देना बंद किया जाएगा आतंक के उस सिरे का जो भारत के दिल में कहीं ना कहीं फांस की तरह गड़ा हुआ है, और जिसकी पुष्टि इस भी हमले में की हुई है? तो फिर वो कोई विक्टिम कार्ड बुरहान वानी हेडमास्टर का बेटा है, इस टाइप का तो नहीं होगा। ये भी है एक बहुत बड़ा सवाल। और सबसे बड़ा सवाल जो अभी नवल भैया ने किया कि सच में युद्ध किसी भी समस्या का, ऐसी समस्या का तो बिल्कुल समाधान नहीं, और पाकिस्तान कहीं ना कहीं चाह रहा है कि हम युद्ध में फंसे, और जो हमारा आर्थिक विकास हो रहा है, जो हम एक देश के रूप में एकजुट हो रहे हैं, वो ना कर पाए। ये है उसकी चाल, और ये भारत एक देश के रूप में समझ रहा है। तो जो कूटनीतिक जो कहते हैं ना कि ऐसी कमर तोड़ो, मैं तुमको एक चीज बताता हूं। क्रिकेट तो सभी जानते हैं ना? हाँ, अपने से ज्यादा सारे लोग क्रिकेट जानते हैं। हाँ, गुजरात से आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरे पाकिस्तान के खिलाड़ी सर पटक दिया उन्होंने। कहीं कोई T20 और 100 बॉल गेम खिलाने को तैयार नहीं पूरी दुनिया में। और वो सर पटक दिया उन लोगों ने कि मुझे भी कहीं क्रिकेट खेलने को मिल जाए बाहर। आईपीएल में तो अलग किया ही किया, पूरी दुनिया से अलग है। और ये एक छोटा सा उदाहरण बता रहे हैं
कि कैसे युद्ध, आज का युद्ध जो है सिर्फ वही नहीं है युद्ध, क्या वो ऑफ कोर्स है कि हमारी एलओसी है, उधर वो खड़ा, इधर हम खड़े हैं, मेरा दुश्मन सामने है, लेकिन इसके अलावा भी दुश्मन को पराजित करने के 550 तरीके हैं। जी मैं आया। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की मैंने बात को सुना, उनकी बात में थोड़ा मुझे राजनीति लगा। मैं उनको कहना चाहूंगा, आज के समय पे आप राजनीति मत करिए। राजनीति करनी होती, हम भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि वहां पे एक जगह पे 2000 लोग शामिल थे, इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे हुई? वहां पे 1.5 घंटे तक लेफ्टिनेंट थे विनय नरवाल, उनकी बहन ने कहा कि 1.5 घंटे तक वो मदद के लिए चिल्लाती रही, एक व्यक्ति वहां पे नहीं आया। ये सवाल हम आपसे पूछ सकते हैं, हम आपसे ये बात कर सकते हैं। आपने यहाँ पे हिंदू मुसलमान की बात करी, यहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ संकल्प, एक वहां पे पर्यटक थे, उन्होंने कहा कि जब वहां पे लोगों को गोली लगी, पर्यटकों को, वहां पे जो मुसलमान थे उन्होंने अपने घोड़ों पे लेकर जाकर, वहां पे मुसलमानों ने अपनी पीठों पे लेकर जाकर वहां पे लोगों की जान बचाने का काम किया। आप यहाँ पे हिंदू मुसलमान करने की बात कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि हवलदार थे आदिल शेख, उनकी भी मृत्यु हुई। सच्चाई ये, आप यहाँ पे हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये कि वहां पे सैयद आदिल हुसैन शाह की भी मृत्यु हुई है। लेकिन यहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि ये 2025 का भारत है। आप यहाँ पे बात करिए, यहाँ पे आप क्या बात करिए कि क्या आप आगे का कदम उठाएंगे। यहाँ पे आप बात करें, ये बताइए कि आप कैसे देश में शांति अमन लाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये बात मत करिए, कंपैरिजन की बात मत करिए। कंपैरिजन की बात करेंगे तो इस देश की जनता को जानना जरूरी है कि मोदी जी के पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। मैं आपको बताता हूँ, मैं आ गया, मैं आ गया। 26/11 पर इनके नेता ने कहा कि अगर हम सब पाकिस्तान पर कार्रवाई करते हैं तो भारत के मुसलमान हमसे नाराज हो जाएंगे। भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान को जोड़ रहा है, क्या जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं? एक मिनट रुको भाई, मैं हूं यहाँ, मैं ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस। मैंने देख लिया था तुम्हें, मैं नहीं बचा रहा था, बड़ी देर से बचा रहा था कि ये जो युद्ध है ये ना हो, यहाँ वाला युद्ध ना हो, हम एक जगह खड़े रहे। मैंने बड़ी देर से कोशिश की, ये हो सकता था कि आज हम कांग्रेस को भी ना बुलाता, बीजेपी को भी ना बुलाता, तो शायद ना होता। लेकिन बात तो सुननी है, पॉलिटिकल हम, एक मिनट रुको भाई, रुको यार, बेवकूफी का परिचय ना दो, नहीं तो तुमको अभी हम परिचय देंगे। मैं सवाल कुछ और है, आपने कुछ सवाल पूछे, मैं भी पूछूंगा सवाल बाद में, लेकिन बीजेपी को पूरा हक है उनको डिफेंड करने का। फैसला इसके बाद तुरंत मैं आप ही के पास आ रहा हूं। जी देखिए, मैंने कोई राजनीतिक बात नहीं की, लेकिन क्या है, कांग्रेस की आदत है या विपक्ष के लोगों की आदत है कि कुछ नाम को, ब्रिगेडियर उस्मान का नाम कभी इनके मुंह से, कांग्रेस के मुंह से नहीं सुना होगा, जिसे नौसेरा का शेर कहा जाता है। बीर अब्दुल हमीद का कभी नाम नहीं सुना होगा कांग्रेसियों के मुंह से, जिन्होंने क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे। नाम अभी वो बात सही है कि बुरहान वानी जैसा हेडमास्टर का बेटा है, ये उसका हालात का मारा है, ये तो क्या कहते हैं अफजल तो परेशान था, ये सारी कहानियां शुरू होंगी। कुछ दिन में सेना सबूत मांगा जाएगा, यही लोग बालाकोट में सबूत मांग रहे थे। इस बार मैं सेना से बिल्कुल ये कहूंगा, या किसी भी व्यक्ति से, जो कुछ भी इस दुनिया में हो, तो कम से कम इन लोगों को आगे ना जहाज के आगे कैमरा टांग के लेके जाया करें, कहीं भी कुछ हो। एक बात, दूसरी बात है, आज ये मौका नहीं था कि हमें पीछे अपने पूर्वजों की गलतियों को कहने का, ये मौका नहीं था, क्योंकि वेदना का एक परिवार के अंदर इतनी दुखद घटना हुई है, यहां पे क्या हो रहा है उसमें सभी को साथ आना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, बड़ा मासूम सा सवाल है, देश आजाद हुआ 1947 में, पाकिस्तान पानी से मर जा रहा था, उसके लाखों हेक्टेयर खेत जो हैं वो बर्बाद हो जा रहे थे। नेहरू जी को अचानक नींद में आया कि पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा, पाकिस्तान तो बर्बाद हो जाएगा। वही पाकिस्तान 1948 में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लिया। वाटर ट्रीटी कब होती थी? इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में होती है। नेहरू जी की इतनी बड़ी मजबूरी थी कि जिन्ना के प्रति इतना बड़ा प्यार था कि पाकिस्तान को पानी दे बैठे। गजब के हालत है भैया, देश आजाद हुआ 1947 में और पानी दे रहे 1960 में। ये हालत इन लोगों की, और उसके बाद जब चर्चा करो ये राजनीति यही लोग खोदे हैं ना। राइट, मैं जवाब दीजिएगा। मुझे मालूम है, पानी का फ्लो भी मालूम है, 1960 की कराची की ट्रीटी भी मालूम है, मुझे यह भी मालूम है कि युद्ध हुए और युद्ध में पानी की ट्रीटी का क्या। मैं एक मिनट, मैं बिल्कुल दूंगा आपको, बिल्कुल दूंगा। आइए, बड़ा मेहरबानी इधर आइए। जी जनाब अली हुजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की वंदे। देखिए, आपका बहुत बड़ा मंच है और यहाँ से पाकिस्तान को एक संदेश देना चाहता हूँ। इसहाक दर वहाँ का जो मिनिस्टर है उसने ये कहा है कि हम परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, तो ध्यान से सुन ले, यहाँ भी और पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान का वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान
परमाणु बम बनाया और नॉर्थ कोरिया किम जोंग उनको बेच चुका है। पाकिस्तान के पास जो है वो डमी बम है, असली बम नहीं है। एक बात समझ ले अच्छे से, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि देखो 1965 में ये लोग पैटर्न टैंक लाए अमेरिका से, कहा इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। हवलदार अब्दुल हमीद अकेले रॉकेट लॉन्चर लेके गए, सारे पैटर्न टैंक को खत्म कर दिए। फिर उसके बाद F-16 ये लेकर आए अमेरिका से, अकेला अभिनंदन गया M-21 लेकर उनका पूरा F-16 खत्म कर दिया। और उनके पास इतना दम नहीं था कि हमारे एक सिपाही को पकड़ के रख सके, ससम्मान वापस लाकर छोड़ा, क्योंकि पता है कि मारा कम जाएगा और घसीटा ज्यादा जाएगा इनको। तो लेकिन जो गलती हुई हमसे क्या हुई, 1965 में जीता, ताशकंद समझौता किया, फिर वापस कर दिया। 1971 में जीता, शिमला समझौता किया, फिर वापस कर दिया। हमें जो डसने आया वो सांप, उसको हमने अपनी पवित्र सिंधु नदी का जल पिलाया, झेलम का, चिनाब का, सतलज का जल पिलाया। लेकिन अब यह गलती नहीं होगी, क्योंकि यही लोग हैं, जब पहलगाम में हमला होता है तो पाकिस्तानी दूतावास में केक मंगाकर हैप्पी बर्थडे मनाते हैं ये लोग। तो अब इनके साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और हम पहले कह चुके हैं, यूएनओ से निवेदन है कि पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित किया जाए। और ये जो वहां का सेना प्रमुख है आसिम मुनीर, इसको ड्रोन लगाया जाए और मिसाइल लेकर जैसे लादेन को मारा घुसकर, वैसे इसको मारा जाए। प्रतीक जी, सबसे पहले मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात को मैंने सुना, बहुत राजनीति थी, लेकिन सच्चाई आप लोगों के सामने आना चाहिए। जिस दिन कश्मीर में हमला हुआ उससे 10 दिन पहले निशिकांत दुबे जी ने अपनी शादी की सालगिरह कश्मीर में मनाई और वहां पे Z+ की सिक्योरिटी मिली। इस देश की आम जनता को वहां पे सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए, ये सवाल पूछना चाहिए। अब एक मिनट बस, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। इस देश पे 28 लोगों को बर्बर तरीके से मार दिया गया। आपके एक बड़े नेता खुल के कहते हैं कि इस देश में मुसलमानों को नमाज सड़क पर अदा नहीं करने दिया। ये मौका था, ये समय था ये बात कहने का। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, मैं आपसे बात नहीं, हाथ मिलाना चाहता हूँ। मैं हाथ मिलाना चाहता हूँ। हमारी पार्टी का सबसे बड़ा, हमारी CWC ने पारित करा है प्रस्ताव, आप उस क्या बात कर रहे हैं? तो मैं आपसे पूछता हूँ, उसके खिलाफ कार्रवाई क्या की आपने? उस स्टेटमेंट को क्या कहा? उस स्टेटमेंट को कुछ बोला, नलीफाई किया? मैं जानना चाहता हूँ। हमारी पार्टी का स्टेटमेंट वही है जो हमारी CWC ने पारित किया, उसके अलावा हमारा कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो एक बात सुनिए, इस देश में प्रधानमंत्री ने जो कहा वही सही और वही माना जाएगा, इसके अलावा नहीं माना जाएगा। मैं जो प्रधानमंत्री ने बोला हम वही सही है, वही मैं मानूंगा, उसके अलावा नहीं। मैं उसके अलावा कुछ नहीं मानूंगा। मैंने एक सेकंड, प्रधानमंत्री की बात को मैंने झूठ नहीं बोला। तो तुमने नाम क्यों लिया? तमाम जब तमाम सारी चीजें इंक्वायरी के रेंज में हैं, तो तुमने नाम क्यों लिया? फिर मैं जानना चाहता हूँ आपसे। सुनिए एक सेकंड, पहली बात मैंने यहाँ पे ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि अगर ये राजनीति करे, एक सवाल मैंने पूछा। तो राजनीति मैंने किसी को नहीं करने दी, ना इनको ना आपको। और मैंने एक सवाल ये यहाँ पे ये भी पूछना मैंने कि वहाँ पे सबसे पहला सवाल ये है कि वहाँ पे क्यों एक सिक्योरिटी लैप्स हुआ, वहाँ पे क्यों इंटेलिजेंस? ये मान लिया, ये सवाल मैंने मान लिया, ये सवाल जायज है, ये सवाल मैंने मांग लिया। और दूसरा मैंने सवाल यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, अगर ये राजनीति पे बात करना चाहते हैं, प्रधान राजनीति पे कोई बात नहीं होगी, राजनीति पे कोई बात नहीं होगी, उसके अलावा सब बात होगी। जी कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, हम डॉक्टर केस, कोई किसी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं इस देश को लेने के लिए। मैं 10 सेकंड आपको देता हूँ। जी केस खंडायत्रे, डॉक्टर केस खंडायत्रे फ्रॉम असम। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आई ऑलवेज फॉलो यू, थैंक यू सो मच सर। सिर्फ 2 बात बोलना है। श्योर सर। एक है कि अभी हिंदू मुस्लिम करने का वक्त नहीं है, अभी पाकिस्तान को जवाब देना है और हम सबको इंतजार है कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है। राइट। सेकेंडली सर सेकेंडली अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाल ही में एक MP का वक्तव्य आया कि टूरिस्ट का जो वहाँ जाते हैं वो कल्चरल इन्वाजन है। तो ये सब जो स्टेटमेंट है ये कवर फायरिंग जैसा होता और है। उसी के साथ सरकार है इनकी। मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स उस पर नहीं जानना चाहता हूँ, सरकार इन्हीं के साथ है उसकी। वो कहते हैं कल्चरल इन्वेजन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के MP। सवाल ये है, आप कहते हैं कि अगर टूरिस्ट नहीं आएगा तो हमारा क्या होगा, हम मर जाएंगे भूखों। एक तरफ ये कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कल्चरल इन्वेजन है। तो ये दोहरी बात कहां से? जी
शायरी का तुम्हें समझने लग रहा है? मुशायरा है यहाँ पे? कितने परेशानी के हालात में तुम्हें शायरी समझ? देशभक्ति है सर। अच्छा चलो चलो सुनाओ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम हनुमान प्रसाद है जी। तो हनुमान प्रसाद जब शायरी सुनाए तो फिर सुनना तो पड़ेगा ही, नहीं? हाँ जी, हाँ थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नहीं देखो सुनिए, कहावत है या शायरी है तुम्हारे पास? नहीं, एक छोटा सा कहावत है, एक शायरी देशभक्ति। पहले शायरी सुना दो। शायरी ये है कि पाकिस्तान का काला काला दिल है और काला है उसका करतूत, और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ साला कुत्ते का है पूत। परमाणु बम मैं इसलिए चला गया था, सुनो मेरी बात, इसलिए चला गया था कि जो आखिरी लाइन है हिंदुस्तान में वो इतने लोग कारीगर हैं कि तुम्हारी आखिरी लाइन जितनी दमदार थी उससे ज्यादा दमदार बोल देंगे। वो तुम्हारी काली काली पूंछ से ज्यादा अच्छा शब्द जोड़ा होगा उन्होंने। जी बोलो। केवल परमाणु बम के बल पर अकड़े वह बनता बड़ा खिलाड़ी है, एक झटके की मार है केवल वह बनता बड़ा अनाड़ी है। रूस अमेरिका और ब्रिटेन बहकावे में आ जाते, भारत धीरज रखे इस पर सारे हैं जोर लगाते, पर कब तक भारत धीरज रखे पर कोई नहीं बतलाता। पाकिस्तान को हम जड़ से काटेंगे तब जाकर जो है उसका मसला हल होगा हमेशा के लिए। और एक कहावत कहे हैं बड़े बुजुर्ग कि घर में है पाकिस्तान का अंधेरा, बाहर दुनिया के सामने दिखा रहा है ढिंढोरा, और वहां का प्रत्येक नागरिक 3.25 लाख रुपए का कर्जदार है जी। 27 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की और प्रत्येक नागरिक जो है 3.25 लाख रुपए का कर्जदार है। क्या हमसे बात करेगा और क्या अपनी औकात दिखाएगा दुनिया के सामने? ये बताओ जिला कौन सा है बिहार का? उत्तर प्रदेश। अच्छा, पहली बार हम गलत हुए, वाह। और जिला कौन सा है पूरब में? बलिया। ये बीच में गंगा ना गई होती तो तुम उधर ही थे। तुम्हारा तेवर तुम्हारे पास बिहार वाला ही था, वो गंगा जी आ गई बीच में, वो गंगा जी आ गई बीच में, वरना तेवर तुम्हारा वही था। जी जनाब अली मोहम्मद सलाम। सर बड़े दुख की बात है कि ऐसी घटना हुई। घटना क्या, बिल्कुल शर्मनाक और कायराना। और ये पाकिस्तान नहीं, ये तो जालिम आतंकिस्तान है, आतंक को पालता है और उसकी जड़ों में खाद डालता है। वो तो मान लिया उन्होंने तो रक्षा मंत्री ने मान लिया उनके। तो उसको आतंकिस्तान घोषित करें सारे लोग, सारा विश्व उसे आतंकिस्तान नाम दे। और मैं तो अपने सभी साथियों से कहता हूं कि मैं एक नारा दे दूंगा, आप बता देना, पाकिस्तान। हम यहाँ पे ये बात करने आए कि हम कितने मजबूत हैं। मरे हुए को क्या कहना कि वो मरा है कितना है। हम अपनी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश जी। क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? वो कढ़ाई का कसीदाकारी। कहाँ? उधर पुरानी दिल्ली में? जाफराबाद में। जी, तो कुछ कहना चाहते हैं? नहीं कहना चाहते हैं? क्या हंसी है, सच में $1 मिलियन हंसी है ये। और ये मजदूर के चेहरे पे और कारीगर के चेहरे पे ही दिखती है। बड़ी बड़ी ईमानदारी है। बड़ी रुको, अब आ जाए क्रांति कर डालोगे बलिया वाले। बड़ी ईमानदार हंसी है आपकी, बड़ी ईमानदार हंसी है। मुझे बहुत अच्छा लगा। कभी कभी, आज पहली बार आए शो में? बराबर आते हैं, कभी कभी आते हैं। बहुत अच्छा, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब, 10 सेकंड इनका था। देखिए, मेरे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि राजनीति नहीं करते हैं। इनका पेपर उठा के देख लीजिए, हिंदुओं का जितने लोग मारे गए किसी का नाम इनके पेपर में नहीं। कौन घोड़ा से लाया, कौन खच्चर से लाया, कौन उठा। एक बात, अभी फैज भाई ने, मैं नहीं कह रहा हूं, अभी फैज भाई ने कहा भारत माता की जय, वंदे मातरम। सब लोग यहाँ हाथ उठा के भारत माता की जय कर, लेकिन कांग्रेस वाले भाई हमारे, ये वीडियो रिकॉर्डिंग देख लीजिए। मैं नहीं, ये यहाँ पे किस प्रकार से झूठ बोला जा रहा है, किस प्रकार से मेरे ऊपर पर्सनल अटैक किया जा रहा है। सबसे पहले ये नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे मुसलमानों की 2 नामों की बात करी। मैं यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे हमारे भाई गुजरात के, आपके गुजरात से ये एक छोटा बच्चा था जिसने कहा कि ये सरकार का सबसे बड़ा फेलियर, ये कौन सी सरकार है? आपने गुजरात की बात करी। गुजरात की हमारी एक वन बाय वन
देखिए ये कहते हैं, इन्हीं के गृह मंत्री थे, वो कहते थे यूपीए सरकार गृह मंत्री लाल चौक पे नहीं जा सकते क्योंकि वहां डर लगता है। और पता चला भैया और दीदी दोनों लोग जाके अभी जब मोदी जी प्रधानमंत्री हुए तो पता चला आइसक्रीम खा रहे हैं। इसका मतलब डर खत्म। और एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं जो मजबूरी में यहां देना पड़ रहा है। मैं राजनीति करने नहीं आया था, मन में बहुत वेदना, आंखों में आंसू है, लेकिन जब अगर कोई कांग्रेस और विपक्ष के लोग जब राजनीति करते हैं तो मजबूरी होता है। यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार के अंदर आंकड़ा देखिए, 10 साल में 3200 से ज्यादा आतंकवादी हमला हुआ था, 3000 से ज्यादा सिविलियन और फोर्सेस मारे गए थे। और आज देखिए 1000 से कम अगर आतंकवादी, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं चीजें सुधार हुई। तो बड़ी खबर वो इस वक्त वो ये है कि जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से बयान, जो अभी कुछ देर पहले गृह मंत्री के साथ बैठक हुई और उससे के बाद जो बयान आया है सीआर पाटिल जो जल शक्ति मंत्री हैं, कि पाकिस्तान को एक बूंद पानी के लिए भी हम तरसा देंगे, एक बूंद पानी के लिए भी हम तरसा देंगे। हम 3 चरणों में ये प्रक्रिया लागू होगी, लेकिन हम एक एक बूंद के लिए, पानी के लिए उनको तरसा देंगे। ये अभी कुछ देर पहले जो बैठक खत्म हुई जिसमें जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और गृह मंत्री अमित शाह जी की बैठक हुई, उसके बाद ये मंत्रालय की तरफ से खबर, जिसको आप अपने स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, बड़ी खबर, जल शक्ति मंत्री का पाकिस्तान पर ये बड़ा बयान कि हम एक बूंद पानी के लिए भी पाकिस्तान को हम तरसा देंगे। बहुत जल्दी इसकी हकीकत देखेंगे। जी, पहले कांग्रेस एंड देन द बीजेपी। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा, मेरे ब्रेक से पहले मेरे ऊपर एक जो चीज बोला गया था उस चीज पर हमारे नेता ने, मेरा शुरू का वक्तव्य देखेंगे, हम सब लोग एक है। आज जो ये आपने खबर पढ़ी है, मैं चाहता हूं ये प्रहार है और इससे और कड़ा प्रहार होना चाहिए पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान की रूह कांप जाए। ऐसा प्रहार होना चाहिए कि भारत के ऊपर कभी भी पाकिस्तान आतंकवाद का अपने जमीन को पैर रखने की जमीन न दे पाए। अपने पाकिस्तान जो अपने अंदर जमीन के अंदर राइट बीजेपी देखिए, जब कहा जाता है कि मोदी जी का भारत कैसा भारत है, गजब का है कि पानी का एक बूंद नहीं मिलेगा, यानी कि वो वहां तो बाथरूम टॉयलेट नहीं जा सकते और टॉयलेट पेपर खरीदने का उनके पास पैसा नहीं है। तो सोचिए पाकिस्तान का कितना बुरा हाल है कि शौचालय में सही से नहीं बैठ सकते। राइट मैं आ गया जनता की तरफ आया। कहां से आना हुआ हुजूर आपका? अहमदाबाद से। और आप कहां से हैं साहब? अहमदाबाद गुजरात से हैं। हाँ जी बोलिए। हाँ, गुजरात तो जो कहना चाहेंगे इस पूरे मसले पे? हाँ जी मैं कहना चाहूंगा कि जो अभी सीआर पाटिल तो कल सीआर पाटिल जो बाप बेटे दोनों शहीद हुए उसकी मां के पास गए थे, तो उसने कहा कि मेरा सुहाग, हमारे गुजरात कहते हैं कि उसका पति मर गया और बड़ा लड़का भी मर गया, लेकिन फिर भी कहते मुझे भरोसा है कि भाई साहब ने कहा कि पहले का भारत और अभी के भारत में ये फर्क है कि पहले भारत था, आज भी भारत है, लेकिन भारत का जो आज सैनिक है वो मजबूत है, वो सबसे बड़ा मजबूत है। दुनिया को भरोसा है, एक विधवा औरत को भरोसा है कि मेरा पति गया है, लेकिन मुझे भरोसा है क्योंकि मोदी जी की मां भी बहुत टाइम विधवा रही है। तो विधवा का दुख क्या होता है अच्छी तरह से जानते हैं। विधवा होती है, विधवा होने के बाद बहुत सारा नहीं होता। लेकिन मैं इस पूरी आपके इस सेंटीमेंट के साथ। जी सर, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू की पहचान ही उसकी मौत का कारण बन रहा है। अगर ये आज रात को मेरे उसके ओवैसी का बयान याद आया था कि मोदी नहीं, योगी नहीं रहेंगे तो तुम्हें कौन बचाएगा। बॉर्डर पे भी हमें बॉर्डर के अंदर भी मैं कैसे अपने बच्चों को बचा पाऊंगा कि मेरे बच्चे जिहादियों के हाथों नहीं मारे जाएंगे। मैं बताता हूँ, क्या नाम है? नीरज कुमार। बस तुमको एक ही बात करें कि तुम जिस मुल्क में रह रहे हो उस मुल्क के बारे में उसने वो उदाहरण दिया है, वो उदाहरण, इसी वजह से तुम रह पाओगे, आसानी से रह पाओगे। ना जाने आभी रूण शक पहलव, उसके बाद यवन, उसके बाद अंग्रेज, और तुम तो रहे बराबर।